नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार। तो आपने देखा था कि जो हम लोग अगले वीडियो में 9 क्लास का जो इतिहास का चैप्टर था पूरा हमने प्रयास किया था। जो 8 चैप्टर थे वो पूरा हमने पढ़ा दिया है और ये 10 क्लास का इतिहास का जो चैप्टर है और ये MCQ कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये किसके लिए है तो बिहार पुलिस दरोगा तथा जो टीचर की तैयारी करें उनके लिए भी है और जो BPSC की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जो 10 क्लास के हैं तो उनके लिए तो कहना ही नहीं है, वो तो अवश्य देखें इस वीडियो को। तो क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम प्रयास रखेंगे कि इसका जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दें। आपको पढ़ने में बड़ी समस्या हो रही थी, किताब तो दे ही रहे हैं होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से, तो आपको नोट्स प्रयास करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा दें। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर नोट्स थोड़ा सा बना देते शॉर्ट में, तो मैंने नोट्स बनाया है जो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नोट्स हमने बनाया है, इसको आप कहिएगा तो मैं प्रोवाइड भी करा दूँगा और साथ में कहिएगा तो पढ़ा भी दूँगा। तो जो ये नोट्स बहुत ही सुंदर बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है, तो आप इससे नोट्स हम आपको दे देंगे, आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप करने में बहुत सारा समय लगा है तो आप देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले पहला अध्याय में नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं, जिसको जाना है जाने दीजिए। और ये होमवर्क सीरीज जो है रोज़ का चलता रहेगा, रोज़ हम एक चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो 8 दिनों में हमने 8 चैप्टर समाप्त कर लिया है, यानी एक 9 क्लास का जो इतिहास का चैप्टर था किताब था वो हमने समाप्त कर लिया है। अब 10 क्लास का इतिहास का चैप्टर समाप्त करेंगे और साथ में साइंस भी पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि साइंस नहीं मास्टर पढ़ाएगा, आपके जीके जीएस आप प्लस जीके दोनों हम लोग जनरल नॉलेज और जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस की बात हम करेंगे और दोनों पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 9th और 10th ही सिर्फ आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस आपने होमवर्क सीरीज में मैंने दिया है, और होमवर्क सीरीज में मेरा नंबर में आप जुड़ना चाहते हैं तो 9504618350 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है सबसे पहले कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो भली भांति जानते हैं कि जर्मनी राइन का निर्माण जो हुआ था ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर, यानी आप बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कम समय में 15 से 20 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 39 से 40 क्वेश्चन है। लिखा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। पहले बात करेंगे कि वियना कांग्रेस द्वारा जो वियना सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। और ये जो वियना जो है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और इस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में क्या कहा गया था कि जो पहले के जो शासक थे बुर्बो वंश को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो वियना सम्मेलन में क्या किया गया था कि जो बुर्बो वंश चल रहा था फ्रांस पर, उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि बुर्बो वंश इज द राइट आंसर। पुनः स्थापित किसके, तो बुर्बो वंश को फिर स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। जो फ्रांस में जो शासक थे वह पुनः वियना सम्मेलन के द्वारा क्या करना चाहते थे, तो वह बुर्बो वंश की स्थापना करना चाहते थे, फिर से अपना वंश लाना चाहते थे। क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था कि जो लुई 16वां था उसको मार दिया गया था, सार्वजनिक यहाँ पर फांसी दे दी गई थी और उसके औरत को भी, रानी को भी क्या कर दिया गया था, सजा दे दिया गया था। लेकिन वियना सम्मेलन के दौरान, और वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ कि यह फिर से बुर्बो वंश लाने का प्रयास किया गया। कहाँ, फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाएंगे, थोड़ी सी ही करवाएंगे भाई, जाइए मत, पूरा देखिए। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मस्त है जी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का आप जानते हैं कि मेजनी का जो संबंध था ये कार्बोनरी दल से था। कौन से दल से, कार्बोनरी दल को गुप्त दल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दल से नाम से जाना जाता है, गुप्त दल से नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1924 के आसपास हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बोनरी दल के अनुसार अगर गुप्त दल भी देगा तो इसको आप लगा लीजिएगा। बिना देरी का हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और एकदम बढ़िया सुंदर के क्वेश्चन के बाद यहाँ पर जो डाइट को संसद बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध
विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे इटली है और यहाँ पर देखिएगा तो बीच में ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर देखिएगा तो ये जर्मनी है। ठीक है, तो इटली और जर्मनी के बीच में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। जर्मनी भी चाहता था कि इस पर कब्जा कर लें और ऑस्ट्रेलिया भी चाहता था इस पर, ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है यह चाहता था कि इटली पर भी कब्जा कर लें और जर्मनी पर भी कब्जा कर लें। तो इसके बीच में जो कारण था इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण कारण था यही, कौन, ऑस्ट्रेलिया ही चाहता था कि दोनों पर कब्जा कर लें, लेकिन दोनों ने अपने महत्वपूर्ण चनहाकी से ऑस्ट्रेलिया को ही किनारा कर दिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन विरुद्ध में था, तो ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ। शायद अगर दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, लिखा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति की थी। तो काउंट काबूर ने विक्टर एमैनुअल को जो था ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को करेक्ट कर लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी जो पेशे से था वह नाविक था। क्या था भैया, नाविक था। और नाविक की बात करेंगे और बाद में क्या बन गया था, ये लास्ट के टाइम पर ये किसान बन गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, पेशे से क्या था, नाविक था। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बातें लिखी है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो संस्था थी ये व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई। टेंशन कहाँ ले रहे हैं भाई, टेंशन तो नहीं ले रहे हैं, आराम से तो देख रहे हैं, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो लौह और रक्त का नीति का अवलंबन जो किया था ये इसका नाम था बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क तो था जर्मनी का क्या था, चांसलर था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इटली और जर्मनी जो भी एकीकरण कब हो गया था, तो 1871 में हो गया था आसपास में, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है। क्या लिखा है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था। तो हमने अभी बताया है कि मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। और मेटरनिक के ही नेतृत्व में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था, तो लगभग 14 से 18 जून के बीच में हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा एकदम सुंदर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जी। सुंदर क्वेश्चन न कर रहे हैं आप, हबड़ाइएगा थोड़ी तो होगा, थोड़ी ना हबड़ाइए मत, अच्छा से देखिए, समझ के देखिए। लिखा है कि इनमें से कौन क्रांति का पुत्र कहा जाता था। तो क्रांति का पुत्र कहे जाने वाले थे नेपोलियन को क्रांति का पुत्र भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ बढ़ावा क्वेश्चन। लिखा है कि पोलैंड की क्रांति कब हुई थी। तो पोलैंड में जो क्रांति होती, और पोलैंड में ये क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1830 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। तो 1924 को देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और एकदम रहा सुंदर क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो आप सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था। तो मेटरनिक की बात करेंगे तो मेटरनिक का जो पतन हुआ था वह 1848 ईस्वी में हुआ था। अगर यही पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर नेपोलियन बोनापार्ट का पतन पूछेगा तो 1814 में, अगर मेटरनिक का पतन पूछा जाएगा तो 1848 में हो गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिना देरी के एकदम बहुत सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं जी। और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि 1829 ईस्वी में एल्डोरा नोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो यह तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई। तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन ही है, अब घबराइए मत, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, घबराइएगा तो कहाँ से होगा।
क्वेश्चन लिखा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना जो कहा जाता है ये यूनान को कहा जाता है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है कि लौह और, ये तो बताए हैं, पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो लौह, रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क हो जाएगा, लगा लीजिएगा सी ऑप्शन, ये पहले आया था। यहाँ पर देखिएगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप कहें या यंग इटली कहें, इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसका नाम जानबे करते हैं मेजनी, जोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम था, ठीक है। और ये कार्बोनरी दल से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर आ गया यंग इटली, तो फिर वो भी कौन हो जाएगा, मेजनी, कौन हो जाएगा, मेजनी। यंग इटली की स्थापना, अगर यंग इंडिया कह देगा, अगर यंग इंडिया पूछ दिया, यंग इंडिया, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पूछेगा तो महात्मा गांधी, ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप पूछे जाएगा तो मेजनी, ठीक है। यह संस्था थी, क्या थी, पुस्तक नहीं संस्था थी। यह देखिए ये, और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था गैरीवाल्डी ने। अगर भारत में पूछा जाए कि लाल कुर्ती की स्थापना किसी, तो अब्दुल गफ़ार को कहा जाता है, अब्दुल गफ़ार खान को। तो लाल कुर्ती की स्थापना भारत में अब्दुल गफ़ार खान ने की थी। और यहाँ पर उस समय की बात हो रही है फ्रांस के बारे में, तो वहाँ पर गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती की स्थापना की 10 क्लास में। तो गैरीवाल्डी लगा लीजिएगा। और गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा है एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म जो होता है वह कब माना जाता है। तो आपने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में इसी घटना से जो है यह माना जाता है कि राष्ट्रवाद का जन्म हो गया था घटना से, ठीक है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है जी, सुंदर क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कब कर दी गई थी। तो ये कर दी गई थी 1832 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि काउंट काबूर के जगह पर कार लिखा गया है। तो इसको काट लीजिएगा, काउंट काबूर होगा काबूर, ठीक है। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1862 ईस्वी में हुई थी। तो सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हो गया था। तो हमने बताया था कि 1871 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुई थी। और इटली का भी उसी समय 1871 ईस्वी के आसपास ही हो गया था। तो डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत है जी, ना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि एंड्रुआनोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आप भली भांति जानते हैं कि 1829 ईस्वी में हुई थी। तो ए ऑप्शन को लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि सिडनी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये भली भांति जानते हैं कि सिडनी का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हो गया था भैया। तो ये किसके बीच हो गया था। तो फ्रांस और प्रासा के बीच। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, इसी के बीच हुआ था। और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में। तो आप डी को लगा लीजिएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी है ह से हंगरी। ह से हंगरी जो होता है भूखा होता है। तो भूखा कौन होता है। तो बुढ़ा। तो बुडापेस्ट हो जाएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो गीजो का जो प्रधानमंत्री था यह कहाँ का। तो फ्रांस का था। तो आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध जो हुआ था सीडान और प्रासा के बीच हुआ था। तो आप सेडान और प्रासा देख लीजिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 32वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि
सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो आप देखिए कि ये 1870 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा 33वां क्वेश्चन। और ये क्या लिखा है सर, ये 2015 में मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन हमने करवा रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करवा रहे हैं मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है जी, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और बिहार पुलिस में तो ये क्वेश्चन आया ही आया है। और 9-10 का सिलेबस आपको सरकार ने ही बना दिया है कि 9 और 10 को किताबें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। और मैं सारा सब्जेक्ट का ही करवाऊंगा आपको। कहने के बाद सारा सब्जेक्ट का मतलब क्या, संस्कृत का भी सर करवाइएगा ना? संस्कृत का नहीं पूछा जाएगा तो काहे करवाएंगे भाई, जो पूछा जाएगा वही ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, फिर ज्योग्राफी, फिर भूगोल, उसके बाद साइंस में पूरा करेंगे, इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे विषय को करेंगे। उसके बाद हिंदी भी आपको करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 80 प्लस आपके हो जाएंगे कवर, 80 से ज़्यादा नंबर आपके मिल जाएंगे। 10-20 छोड़ के 80 नंबर से प्लस कर लीजिएगा इसमें, अगर इसको पूरा करते हैं तो 30-40 वीडियो होंगे और क्या होंगे जी। 30-40 चैप्टर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, 40 दिन का काम है। एक चैप्टर रोज़ पढ़ना है और इसका नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए और पढ़ते जाइए जो PDF दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका देख ही लिए होंगे, तो बता दें इसको, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं तो देख लीजिए। लिखा है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और बीच के किसके युद्ध हुआ था, तो सीडान का युद्ध हुआ था। यह भली बात ही जानते हैं, ए ऑप्शन को लगा लीजिएगा। और ये रहा एकदम 34वां क्वेश्चन। कह रहा है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये भली बात ही जानते हैं कि 1815 में। और किसके नेतृत्व में होता, तो मेटरनिक के। और मेटरनिक कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और वियना कहाँ की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, देखिए वियना किस देश की राजधानी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी। कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये रहा एकदम बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि क्रीमिया युद्ध किसके कब हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था ये 1856 ईस्वी में हुआ था। 55-56 देगा, यहाँ पर 56 दिया है तो 56 को लगाएंगे, 55 को नहीं लगाएंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, जाइए मत भैया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो मेटरनिक यह चाहता था कि यह जो बुर्बो वंश की फिर से स्थापना हो जाए, यानी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता था कौन, मेटरनिक। और मेटरनिक का नाम भली भांति जानते हो। और ये रहा एकदम 38वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। कहता है कि वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो भली बात ही जानते हैं कि मेटरनिक ने की थी। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये रहा एकदम अंतिम क्वेश्चन। लिखा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, तो नेपोलियन जो संहिता लागू हुई थी 1804 ईस्वी में लागू हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 10 क्लास का ये पहला चैप्टर इतिहास का समाप्त हुआ। फिर हम कल दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और MCQ करेंगे। और साथ में ये नोट्स भी आपको दे रहे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही आसान, अगर कहिएगा तो हम आपको नोट्स भी ये पूरा करवा देंगे PDF के माध्यम से, तो आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। तो देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर से मैंने बनाया है, समय लगा है, 6-7 घंटा लग रहे हैं बनाने में, तो बड़ी मेहनत है। तो आप एक बार ज़रूर जुड़ें हमारे साथ और लाइक करें। और लाइक क्या करना है भैया, अब थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, दूसरे के पास तो कोई करता है नहीं। तो आप ज़रूर देख रहे हैं, इतना तक वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट सब फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है भाई, कमेंट कीजिएगा, पैसा नहीं लगता है, एक भी पैसा नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नमस्कार।